नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं स्वदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म यूपीएससी सीएससी हिंदी में। यूपीएससी सीएससी हिंदी, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी, ये जो चैनल है, इस चैनल के माध्यम से हम लोग हिंदी माध्यम में यूपीएससी की तैयारी कराते हैं। और इस चैनल पे हम लोग की रोजाना सुबह 10:30 बजे से क्लास होती है करंट अफेयर्स। आपको पता ही है कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप इसका सब्सक्रिप्शन लेकर के घर बैठे अपने तैयारियों को कंटिन्यू कर सकते हैं ऑनलाइन तरीके से। आप इससे जुड़ेंगे तो आपको डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, और जो एक्सेस मिलेगा वो अनलिमिटेड मिलेगा। ये हूं मैं, मेरा नाम स्वदीप कुमार। मेरे बारे में ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, या अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक है, आप जरूर फॉलो कर लेंगे। 100 से भी ज्यादा टॉप एडुकेटर्स हैं यहाँ पे जो आपको यूपीएससी के लिए गाइड करेंगे, 100 से भी ज्यादा, ठीक है ना। और ये है प्लान। यहाँ पे दो तरीके का प्लान होता है, एक होता है प्लस और एक होता है आइकॉनिक प्लान। प्लस कोर्स जो होता है वो अनअकैडमी का रेगुलर कोर्स होता है। रेगुलर कोर्स, इसका जो प्लस कोर्स का चार्ज है 12 महीने का, वो आपका मिलेगा 49,500 रुपए, ठीक है। अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 10% डिस्काउंट और फीस होगी आपकी 44,550 रुपए। वहीं अगर आप 24 महीने का ले लेते हैं, यानी 2 साल का प्लान, 72,000 रुपए। कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 10% डिस्काउंट, और डिस्काउंट के बाद फिर 24 महीने का हो जाएगा 64,800 रुपए। ये है। और दूसरा प्लान है एक आइकॉनिक। आइकॉनिक जो प्लान है उसमें 12 महीने का जो है यूपीएससी के लिए 69,500, कोड है स्वदीप, इसका इस्तेमाल करेंगे तो 10% डिस्काउंट मिलेगा। 10% डिस्काउंट के बाद आपकी फीस हो जाएगी 62,550। अगर 24 महीने का लेंगे, 2 साल का प्लान 2 ईयर का, 1,07,000, कोड के इस्तेमाल के बाद 96,300। ये सारा प्लान, ये सारी चीजें, ये है वो सोर्स जो हम लोग पढ़ते हैं अनअकैडमी पे, करंट इशूज उसका। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक्स टाइम्स, पीआईबी, पीआरएस, दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण, जनसत्ता और गवर्नमेंट की वेबसाइट्स, ये सारी चीजें हैं जहां से मैं आप लोगों के लिए ये करंट इशूज लेकर के आता हूं। हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स, वो भी हिंदी में। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं क्या क्या चीजें हैं, क्या खास है, क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हुए चलते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है जिसका नाम है प्रगति बैठक, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है इसमें प्रगति बैठक में, कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने 33वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की है। ये प्रगति बैठक है और वो भी 33वीं प्रगति बैठक है, और प्रधानमंत्री ने इसकी अध्यक्षता की है। क्या है प्रगति बैठक, ध्यान से पढ़ते हुए चलिए। प्रगति के माध्यम से बातचीत प्रत्येक महीने चौथे बुधवार को एक बार आयोजित की जाती है, जिसे प्रगति दिवस के रूप में जाना जाता है। क्या होता है, प्रगति दिवस के रूप में जाना जाता है, और क्या होता है, प्रत्येक महीने के चौथे बुधवार को आयोजित की जाती है, ठीक है ना। तो अभी परसों बुधवार था, तो परसों आयोजित हुई थी प्रगति बैठक, जिसे प्रगति डे के रूप में भी जाना जाता है। हर महीने होता है ये, ठीक है। और इस बैठक के प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं देख लीजिए। जो प्रगति बैठक होती है इसके प्रमुख बिंदु, कि प्रधानमंत्री ने राज्यों को एक राज्य विशिष्ट निर्यात रणनीति विकसित करने के लिए कहा, और 10 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तृत 1.41 लाख करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की समीक्षा भी की है। और इस बैठक में कोविड-19 और पीएम आवास योजना से संबंधित शिकायतों के बारे में भी चर्चा की गई है, और साथ ही पीएम स्वनिधि, कृषि सुधार, निर्यात हब के रूप में जिलों का विकास से संबंधित विषयों की भी समीक्षा की गई है। ये सारी चीज हैं इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान में रखेंगे आप लोग। क्या है प्रगति, प्रगति का फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेशन, ठीक है। प्रोएक्टिव गवर्नेंस, ठीक है, शासन का मुद्दा जो पहले से एक्टिव हो और उसका इम्प्लीमेशन जो है वो समय से हो। ये है, क्या कह रहा है कि 2015 में लॉन्च किया गया यह एक बहुउद्देशीय मंच है। क्या, प्रगति कब लॉन्च किया गया, 2015 में, जो प्रधानमंत्री को विभिन्न मुद्दों पर जानकारी प्राप्त करने के लिए केंद्र एवं राज्य के अधिकारियों के साथ चर्चा करने में सक्षम बनाता है, ठीक है। इसके जरिए क्या होता है, प्रगति बैठक के साथ
प्रधानमंत्री ऑनलाइन तरीके से केंद्र और राज्यों के अधिकारियों के साथ बातचीत करते हैं। और इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की टीम ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर एनआईसी की मदद से तैयार किया है प्रगति को। और इस त्रिस्तरीय प्रणाली में पीएमओ, केंद्र सरकार के सचिव और राज्यों के मुख्य सचिव शामिल हैं, इसलिए त्रिस्तरीय है। इसमें पीएमओ खुद और उस पे केंद्र सरकार के सचिव और राज्यों के मुख्य सचिव इसमें प्रगति में शामिल हैं। और इसका उद्देश्य क्या है प्रगति का? क्या है प्रगति का उद्देश्य? इस मंच के, ये जो प्रगति मंच है, इसके 3 उद्देश्य हैं। क्या? शिकायतों का निवारण, कार्यक्रम निवारण और परियोजना की निगरानी, ये 3 इसके उद्देश्य हैं। और यह जो मंच है यह 3 प्रौद्योगिकियों जैसे डिजिटल डेटा प्रबंधन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और भू स्थानिक प्रौद्योगिकी को एक साथ भी लाता है। ठीक है ना, ये जरूर ध्यान में रखेंगे। इसका महत्व क्या है ये देखिए, क्या है महत्व? यह भारत सरकार के सचिवों और राज्यों के मुख्य सचिवों को एक मंच पर लाता है। परिणामतः यह सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। और यह मंच रियल टाइम उपस्थिति और प्रमुख हितधारकों के बीच विनिमय के साथ ई पारदर्शिता और ई जवाबदेही हेतु एक मजबूत प्रणाली भी है प्रगति बैठक। और यह ई शासन और सुशासन हेतु एक अभिनव परियोजना है। ठीक है ना, अब इसको जरूर ध्यान में रखेंगे, उसके लिए है। अब इससे जुड़ी हुई चिंताएं क्या क्या हैं ये देखिए। क्या है चिंताएं प्रगति बैठक की? कि राज्यों की राजनीतिक शासनात्मक सत्ता को शामिल किए बिना राज्य सचिवों के साथ प्रधानमंत्री की सीधी बातचीत राज्य की राजनीति कार्यकारिणी को कमजोर कर रही है। और यह भी कहा जाता है कि यह पीएमओ के अतिरिक्त संवैधानिक कार्यालय में शक्ति के संकेंद्रण के लिए अग्रणी भी है। तो ये है। दूसरा आज का हमारा टॉपिक है चांगी 5 मिशन। अभी हमने 2-3 दिन पहले पढ़ा था चांगी 5 मिशन के बारे में, तो आज उसी से जुड़ा हुआ ये एक आर्टिकल है, इसको जरूर ध्यान से देखिए। ठीक है, हिंदू का आर्टिकल है, जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। चांगी 5 मिशन, चीन का मिशन, इसके बारे में हमने एक शॉर्ट न्यूज पढ़ा था 1-2 दिन पहले, तभी ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, क्यों है ये चर्चा में। एक आर्टिकल है, हाल ही में चीन ने चंद्रमा की सतह से चट्टानों और मलबों के नमूने लाने के लिए रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट चांग-ई 5 को लॉन्च किया है। ठीक है, किसको लॉन्च किया है? चांग-ई 5 को। कौन? चीन ने, चंद्रमा की सतहों से चट्टानों और मलबों के नमूने लाने के लिए। और यह चीनी अंतरिक्ष यान करीब 4 दशक के बाद पहली बार चंद्रमा की सतह से नमूने लेकर वापस पृथ्वी पर आएगा। 4 दशक के बाद, यानी 40 साल के बाद ये लेकर के आएगा। क्या क्या इंपॉर्टेंट बिंदु है इसमें? कि ऐसा आखिरी मिशन वर्ष 1976 में सोवियत संघ का लूना 24 था, जो मैंने वो बताया था आप लोगों को 1976 में था। अंतिम जो था वो सोवियत संघ का लूना 24। और चांगी 5 के बारे में और क्या क्या चीजें कह रहा है ध्यान से देखिए। कि चीन ने दक्षिणी हैनान प्रांत स्थित वेनचांग अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण स्थल से स्पेसक्राफ्ट चांग-ई 5 को लंग मार्च 5 रॉकेट की सहायता से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। और चांग-ई 5 मिशन सफल होने पर चीन चंद्रमा से नमूने लाने वाला दुनिया का तीसरा देश भी बन जाएगा। इसके पहले अमेरिका और सोवियत संघ है, और इससे पहले अमेरिका और सोवियत संघ चंद्रमा से नमूने लाने के लिए अंतरिक्ष यात्री भेज चुके हैं। और चांग-ई 5 मिशन के माध्यम से चंद्रमा की उत्पत्ति एवं निर्माण के बारे में समझने में और अधिक मदद भी मिलेगी। चीन के चंद्र मिशन के बारे में पढ़ लीजिए। क्या है कि वर्ष 2013 में चीन ने पहली बार अपना मिशन चंद्रमा की धरती पर उतारा था, 2013 में। और जनवरी 2019 में चांग-ई 4 मिशन चंद्रमा की दूसरी ओर की सतह यानी डार्क साइड पर लैंड कराने के लिए भेजा गया, ताकि चंद्रमा के अज्ञात क्षेत्रों का भी पता लगाया जा सके। और चांग-ई चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन द्वारा शुरू की गई चंद्र जांच की एक श्रृंखला है चांग-ई। ठीक है ना, इसी के तहत चांग-ई 4 और चांग-ई 5 भेजा जा रहा है। अब जरूर ध्यान में रखेंगे क्या क्या चीजें हैं इसमें। ठीक है ना, और क्या क्या कह रहा है ध्यान से देखिए। चीन की और कौन कौन सी अंतरिक्ष योजनाएं हैं, अन्य अंतरिक्ष योजनाएं?
कि वर्ष 2022 तक चीन अस्थायी मानव युक्त अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण करने वाला है और आगामी दशक में चीन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में मानव रहित अन्वेषण करने के लिए एक रोबोट बेस स्टेशन भी स्थापित करने की योजना बनाई है। और एक रोबोट बेस स्टेशन कहाँ, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में मानव रहित रहेगा वो, और इसे चांग-ई 6, 7 और 8 मिशनों के माध्यम से विकसित किया जाएगा। जो चांग-ई का मतलब है कि चंद्रमा के मिशन के लिए चीन द्वारा बनाया गया एक प्रोजेक्ट। और इसरो का चंद्रयान-3 मिशन, इसके लिए चंद्रमा के लिए और जो महत्वपूर्ण मिशन में है, इसरो का चंद्रयान-3 मिशन है और नासा का है आर्टेमिस मिशन। ये सब चंद्रमा के लिए महत्वपूर्ण मिशन है। अगला हमारा जो आर्टिकल है वो है अमेरिका का सी गार्डियन ड्रोन। इसके बारे में देखेंगे। अमेरिका का एक ड्रोन है जिसका नाम है सी गार्जियन। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। हाल ही में भारतीय नौसेना ने 2 अमेरिकी MQ-9B गार्जियन और अनमैन्ड ड्रोन्स को अपने बेड़े में शामिल किया है। ठीक है ना, 2 अमेरिकी ड्रोन है MQ-9B गार्जियन अनमैन्ड ड्रोन, इनको अपने बेड़े में शामिल किया है भारतीय नौसेना ने। और इन दोनों ड्रोन्स को भारतीय नौसेना द्वारा 1 वर्ष के लिए लीज पर ले लिया गया है। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए भारतीय नौसेना ने इनको लीज पे लिया है। ध्यान से देखिए अब इनके बारे में क्या कह रहा है। MQ-9B गार्जियन क्या, ध्यान से देखिए क्या क्या कह रहा है इसके बारे में। MQ-9B गार्जियन यह अमेरिका के प्रीडेटर MQ-9 अनमैन्ड एरियल व्हीकल UAV का समुद्री संस्करण है और यह लगभग 40 घंटे से अधिक समय तक 40,000 फीट की अधिकतम ऊंचाई पर उड़ान भी भर सकता है और इसमें 3600 मरीन टाइम सर्विलांस रडार और एक वैकल्पिक मल्टी मोड मरीन टाइम सरफेस सर्च रडार शामिल है, जिससे भारतीय नौसेना की सर्विलांस क्षमता में काफी वृद्धि होगी। क्या कह रहा अमेरिका का सी गार्जियन ड्रोन के बारे में। और इसका उपयोग एंटी सरफेस वारफेयर, एंटी सबमरीन वारफेयर, आपदा राहत, खोज बचाव और कानून प्रवर्तन जैसे डक तस्करी, अवैध अप्रवासन और समुद्री चोरों को रोकने जैसे ऑपरेशन में किया जा सकता है इसका उपयोग। ठीक है ना। इसका अधिग्रहण क्या है, कैसे? यह पहली बार है जब चीन के साथ सीमा पर चल रहे गतिरोध के बीच भारतीय नौसेना ने केंद्र सरकार द्वारा सशस्त्र बलों को दी गई आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करते हुए अमेरिका की एक कंपनी के साथ लीज अनुबंध के माध्यम से 2 निगरानी ड्रोनों को अपने बेड़ों में शामिल किया है। ये दोनों ड्रोन जो हैं, जो दोनों हवाई जहाज या ड्रोन हैं, ये निगरानी करेंगे। ठीक है ना। और आपातकालीन शक्तियों के तहत केंद्र सरकार ने चीन के साथ बढ़ते सीमा गतिरोध के मद्देनजर युद्धोपकरण और हथियारों की खरीद के लिए तीनों सशस्त्र बलों को प्रति परियोजना 500 करोड़ रुपए के आपातकालीन कोष की अनुमति भी दी है। ये सारी चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि भारतीय नौसेना ने इन ड्रोन को रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 में रक्षा उपकरणों के अधिग्रहण के लिए लीज के नए विकल्प का उपयोग करते हुए प्राप्त किया है। और रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया यानी DAP 2020 में सस्ती दरों पर रक्षा उपकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से लीज को एक श्रेणी के रूप में प्रस्तुत किया गया है और यह श्रेणी उन सैन्य उपकरणों के लिए उपयोगी साबित होगी जो वास्तविक युद्ध में उपयोग नहीं किए जाते हैं, जैसे परिवहन बेड़े, ट्रेनर और सिम्युलेटर आदि। इसका महत्व क्या है ये देखिए इस ड्रोन का। यद्यपि भारतीय नौसेना द्वारा इन ड्रोन का उपयोग मुख्यतः हिंद महासागर में निगरानी के लिए किया जाएगा, किंतु आवश्यकता पड़ने पर इन्हें चीन की सीमा पर निगरानी के लिए भी तैनात किया जा सकता है। और भारतीय नौसेना ने पहले से ही P-81 पोसाइडन विमान को लद्दाख में तैनात कर दिया है वहां की निगरानी के लिए। और P-8I पोसाइडन विमान अमेरिका की बोइंग कंपनी द्वारा विकसित
P-8A पोसाइडन विमान का ही एक प्रकार है। और क्या महत्व है इसका कि बोइंग के P-8A पोसाइडन विमान को लंबी दूरी के एंटी सबमरीन वारफेयर और एंटी सरफेस वारफेयर और खुफिया तथा निगरानी मिशनों के लिए विकसित किया गया है। और बल के पुनर्गठन के हिस्से के रूप में अब नौसेना अधिक से अधिक अनमैन्ड उपकरणों को तैनात करने पर विचार कर रही है, जिसकी वजह से MQ-9B सी गार्जियन अनमैन्ड ड्रोन नौसेना के लिए काफी महत्वपूर्ण भी साबित हो सकता है। और जब तक कि नौसेना को अमेरिका से ड्रोन खरीदने की मंजूरी नहीं मिल जाती, जिसके लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद की मंजूरी की आवश्यकता होगी, तब लीज को एक बेहतर विकल्प के रूप में देखा जा सकता है। और रक्षा अधिग्रहण परिषद तीनों सेनाओं थल, नौसेना, वायुसेना तथा भारतीय तटरक्षक बल के लिए नई नीतियों और पूंजीगत अधिग्रहण पर निर्णय लेने हेतु रक्षा मंत्रालय के अधीन सर्वोच्च संस्था भी है। और क्या कह रहा है कि जब तक नौसेना को अमेरिका से ड्रोन खरीदने की मंजूरी नहीं मिल जाती, जिसके लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद की मंजूरी की आवश्यकता होगी, तब तक लीज को एक बेहतर विकल्प के रूप में देखा जा सकता है। और रक्षा अधिग्रहण परिषद तीनों सेनाओं थल, नौसेना और वायुसेना तथा भारतीय तटरक्षक बल के लिए नई नीतियों, पूंजीगत अधिग्रहण तथा निर्णय लेते हेतु रक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ एक सर्वोच्च संस्था भी है। और आज का हमारा तीसरा आर्टिकल है किसी प्रसंस्करण क्लस्टर हेतु अवसंरचना के निर्माण के लिए योजना। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, क्यों है चर्चा में। क्या कह रहा है कि कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर हेतु अवसंरचना निर्माण के लिए योजना। ध्यान से पढ़िए क्या क्या चीजें हैं। हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY के कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों की अवसंरचना के निर्माण योजना के तहत प्राप्त प्रस्तावों पर विचार के लिए एक अंतर मंत्रालय अनुमोदन समिति बैठक में हिस्सा लिया। किसने? केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने। क्या क्या बातें हुई ये देखते हुए चलिए इसमें कि अंतर मंत्रालय अनुमोदन समिति ने मेघालय, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों में 234.68 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत के साथ 7 के कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों को मंजूरी दी है, जिसमें 60.87 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता भी शामिल है। और इन परियोजनाओं के माध्यम से 173.8 करोड़ रुपए के निजी निवेश को आकर्षित किया जा सकेगा तथा इससे 7,750 व्यक्तियों के लिए रोजगार उत्पन्न होने की भी संभावना है। और क्या कह रहा है कि देश भर में कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए मई 2017 में PMKSY प्रधानमंत्री की किसान संपदा योजना के तहत इस योजना को मंजूरी दी गई है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि उत्पादकों को, किसानों के समूह को प्रसंस्करणकर्ताओं और बाजार से जोड़कर क्लस्टर दृष्टिकोण के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना हेतु उद्यमियों के एक समूह को प्रोत्साहित करने के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचा और सामान्य सुविधाओं का विकास करना है। और क्या क्या कह रहा है कि किसी प्रसंस्करण क्लस्टर की अवसंरचना की निर्माण योजना क्या है, ये देखिए। ये क्लस्टर अधिशेष उपज के अपव्यय को कम करने और बागवानी कृषि उपज के मूल्य को जोड़ने में मदद करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप की किसानों की आय में वृद्धि होगी तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन भी होगा। और इस योजना के तहत प्रत्येक APC के 2 बुनियादी घटक भी हैं, जैसे बुनियादी समर्थकारी अवसंरचना जैसे सड़क, जल की आपूर्ति, बिजली की आपूर्ति, जल निकासी आदि। और इसका कोर पर प्रमुख अवसंरचना सामान्य सुविधाएं जैसे वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, टेट्रा पैक, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग इत्यादि, ये सब। और इसके सेटअप के लिए क्या आवश्यकता है कि 25 करोड़ रुपए के न्यूनतम निवेश के साथ कम से कम 5 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां तथा न्यूनतम 50 वर्षों के लिए 10 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। और ये प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बारे में पढ़िए क्या कह रहा है PMKSY के बारे में कि वर्ष 2016 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज MOFPI ने
किसी समुद्री प्रसंस्करण और किसी प्रसंस्करण क्लस्टर यानी संपदा के विकास के लिए एक व्यापक योजना शुरू की, जिससे 6,000 करोड़ रुपए का आवंटन के साथ वर्ष 2016 से 20 की अवधि के लिए लागू किया जाना प्रस्तावित था और वर्ष 2017 में इसे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के रूप में पुनः नामित किया गया। और यह केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है, ठीक है, यह जो योजना है ये केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है खाद्य प्रसंस्करण एवं संरक्षण क्षमताओं का निर्माण करना, मूल्य संवर्धन करना, खाद्यान्न अपव्यय में कमी के लिए प्रसंस्करण के स्तर को और बढ़ाना और मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का आधुनिकीकरण एवं विस्तार करना। और इस योजना की 7 घटक योजनाएं हैं, कौन कौन से ये पढ़ लीजिए। इसकी 7 घटक योजनाएं कौन कौन सी? मेगा फूड पार्क, एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन अवसंरचना, किसी प्रसंस्करण समूहों के लिए बुनियादी ढांचा, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमता का निर्माण विस्तार, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन संरचना और मानव संसाधन और संस्थान, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। और इस योजना की 7 घटक योजनाओं में और कौन कौन सा है? पीएम-केएसवाई के तहत अनुदान की सहायता के रूप में पूंजीगत सब्सिडी पात्र परियोजना लागत के 35% से 75% तक अधिकतम निर्दिष्ट सीमा के अधीन है, जो निवेशकों को बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिक परियोजनाओं और देश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदान की जाती है। यह आज का टॉपिक था, यहीं पे समाप्त होता है और कल फिर हम लोग मिलेंगे 10:30 बजे इसी करंट इश्यूज के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।